गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मेटल कटिंग में लेक्चर सीरीज 13 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मशीनेबिलिटी क्या होती है, मशीनिंग इंडेक्स क्या होती है और साथ में हम लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट को भी डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे डियर, हमारे देखिए कुछ एंगल को बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है टूल लाइफ पर, इन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए माय डियर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डियर देखिए, एक हमने आपको डिस्कस किया था कटिंग टूल के लिए हम लोगों ने टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन हमने आपको बताया था और ये हमारा था डियर Vt की पावर n इज इक्वल टू C, जिसमें हमने आपको बताया था डियर V हमारा क्या था, V इज इक्वल टू कटिंग स्पीड कॉमा T इज इक्वल टू मशीनिंग टाइम एंड n इज इक्वल टू टेलर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, टेलर चरघातांकी गुणांक है ना। n इज इक्वल टू टेलर्स एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कॉमा, देखिए n आपका डिपेंड करता है टूल मटेरियल पर, n इज डिपेंड टूल मटेरियल पर और साथ में जो C हमारा था डियर, C भी आपका टेलर कांस्टेंट है, ये भी आपका टेलर कांस्टेंट है और यह डिपेंड करता है वर्कपीस मटेरियल पर। और n की वैल्यू डियर मैंने आपको बता रखी थी, n बराबर स्टील के लिए, अगर स्टील का टूल मटेरियल बनाया जाए तो उसके लिए 0.2 तक होती थी। n इज इक्वल टू सिरेमिक के लिए हमने आपको बताया था 0.4 से 0.4 तक होती, 0.2 से 0.4 तक, और कार्बाइड के लिए 0.4 से 0.55 और डायमंड के लिए n की वैल्यू 0.9, ये हमने आपको बता रखा था। अब आइए डियर उसी n की एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में डियर क्या है, देखिए इस ग्राफ में एक इधर हमारा वेलोसिटी है और इधर हमारा मशीनिंग टाइम है। वेलोसिटी है और इधर हमारा मशीनिंग टाइम है। देखिए एक ग्राफ इस तरीके से आपका दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या है डियर कि यहाँ इतनी कटिंग वेलोसिटी पे n की वैल्यू आपकी, देखिए इतनी कटिंग वेलोसिटी होगी तो मशीनिंग टाइम आपका कम लगेगा। अब कटिंग वेलोसिटी और कम करेंगे, देखिए कटिंग ये बढ़ेगा, तो इस तरीके से कटिंग वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो मशीन टाइम आपका घटता है। लेकिन एक ऑप्टिमम के लिए हमने आपको ग्राफ बता रखा है, ऑप्टिमम के लिए ये कुछ ऐसे जाएगा, इतना यहाँ पे आपका ऑप्टिमम कटिंग स्पीड होगी। अब बात करते हैं इसके लिए, अगर हम n के वैल्यू की बात करें डियर, देखिए लॉगरिथमिक में आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जाएगा और सिंपल में आपका कुछ इस तरीके से जाएगा। लेकिन उसमें जब हम लोग n की बात करते हैं, देखिए डियर क्या होता है, अगर सपोज करिए आपका बस एग्जाम में ये पूछेगा, मान लीजिए एक ग्राफ ऐसा हो। अब इसमें जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है डियर, जो ग्राफ यहाँ स्टार्टिंग में कटिंग वेलोसिटी के पास होगा, ये मान लेते हैं इसको n1, n2, n3 और n4, तो जो ग्राफ आपका यहाँ पे होगा इसकी n1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू सबसे कम होगी। अगर ये हम वैल्यू ऑफ n इसको समझें तो इसकी वैल्यू सबसे कम होगी, इससे ज्यादा इसकी वैल्यू होगी, मतलब n1 इज लेस देन n2। अब n2 की वैल्यू कम होगी n3 से, इज लेस देन n3, और n3 की वैल्यू लेस होगी n4 से। तो इस तरीके से अगर जब भी आपको एग्जाम में ग्राफ दिया हो डियर n1,
N2, N3 और N4, तो आप इसको ऐसे ही रखिएगा। मतलब सबसे हायर पोजीशन पे इसकी वैल्यू होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। अब इसमें आपसे एग्जाम में जो पूछेगा वो मटेरियल फिल करने के लिए पूछेगा आपसे। इसको देगा ए, देखिए आपका एग्जाम में ऐसा देगा, ये कह देगा A B C D। अब इससे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपका कहेगा डियर, क्वेश्चन में आपका कहेगा फॉर दीज ग्राफ, फॉर दीज ग्राफ वैल्यू ऑफ n इज अप A B C एंड D। अब 4 ऑप्शन देगा। इन 4 ऑप्शन में डियर क्या होगा, इन 4 ऑप्शन में देखिए सब का नाम लिखेगा। फर्स्ट में आपका लिखेगा, देखिए A इज इक्वल टू, यहां पर देगा A इज, मतलब A का नाम पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में दिए गए ग्राफ में इस A का नाम पूछ रहा है। A इज, ऑप्शन A में कहेगा स्टील, B में कहेगा सिरेमिक, C में कहेगा कार्बाइड एंड D में कहेगा डायमंड। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। इस तरीके से ग्राफ दे देगा, कहेगा हमारा किसका होगा, A की वैल्यू सबसे कम होगी, और सबसे कम किसकी वैल्यू होती थी डियर, स्टील की वैल्यू सबसे कम होती थी। तो A हमारा क्या हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। स्टील के बाद हमारा क्या होगा, सिरेमिक, कार्बाइड, देन आफ्टर डायमंड। अगर आपका N4 का नाम पूछेगा तो N4 आपका क्या हो जाएगा, डायमंड। तो ये आपका नाम फिल करने के लिए ऐसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं डियर, टूल लाइफ कर्व, वही जो हमारा कर्व दिखाई दे रहा है। देखिए अगर मान लीजिए इस तरीके से है तो ये टूल लाइफ आपकी इधर घट रही है, इधर बढ़ रही है। इस तरीके से है, ऐसे टूल लाइफ जा सकती है। तो इन्हीं कर्व पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। यह किस पे डिपेंड करेगा, कटिंग स्पीड पे, टूल मटेरियल पे, वर्कपीस मटेरियल पे, फीड पे, डेप्थ ऑफ कट पे, नोज रेडियस पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखिए टूल लाइफ कर्व क्या होता है। विथ मिनिमम इफेक्ट ऑन टूल लाइफ विच फैक्टर शुड बी इंक्रीज फर्स्ट टू इंक्रीज द मटेरियल रिमूवल रेट इन टर्निंग। टर्निंग ऑपरेशन में जब हम क्या करते हैं, मिनिमम इफेक्ट ऑन टूल, टूल पर कम से कम इफेक्ट डालकर, टूल पर कम से कम इफेक्ट डालकर सैटिस्फैक्ट्री मटेरियल रिमूवल रेट अचीव करते हैं, तो वही ग्राफ जो फॉलो होगा उसे कहेंगे टूल लाइफ। मतलब कम इफेक्ट लगाकर, टूल को सुरक्षित रखते हुए, सेफ्टी रखते हुए मिनिमम या मॉडरेट मेटल रिमूवल रेट अचीव करेंगे, तो वो जो ग्राफ हमारा मिलेगा उस ग्राफ को बोलेंगे टूल लाइफ कर्व। देन आगे देखिए ये हमारा क्या है, किस पर डिपेंड करता है। चलिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था कि सबसे ज्यादा टूल, देखो टूल लाइफ आपकी अफेक्टेड होगी कटिंग स्पीड पर भी, फीड पर भी, डेप्थ ऑफ कट पर भी अफेक्टेड होती है। सबसे ज्यादा टूल लाइफ जो अफेक्टेड होती, टूल लाइफ सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है कटिंग स्पीड पर, कटिंग स्पीड पर। उससे कम टूल लाइफ अफेक्टेड होती है फीड से, और फीड से भी कम टूल लाइफ अफेक्टेड होती है डेप्थ ऑफ कट, और इससे भी कम टूल लाइफ अफेक्टेड होती है नोज रेडियस से। लेकिन इन सभी से टूल लाइफ आपकी अफेक्टेड होती है। अब यहां पे डियर विथ मिनिमम इफेक्ट ऑन टूल लाइफ, टूल लाइफ के मिनिमम इफेक्ट के लिए विच मतलब कौन सा फैक्टर, विच फैक्टर शुड बी इंक्रीज फर्स्ट टू इंक्रीज द मटेरियल रिमूवल रेट इन टर्निंग। अब अगर हम मान लो कि मटेरियल रिमूवल रेट MRR इंक्रीज करें, तो दिए गए निम्न में से कौन सा फैक्टर टूल लाइफ को अफेक्टेड करेगा। तो मटेरियल रिमूवल रेट हम इंक्रीज करेंगे, मतलब कटिंग वेलोसिटी बढ़ाएंगे, तब मटेरियल रिमूवल रेट हमारा इंक्रीज होगा। दूसरी बात हम कर रहे हैं, फीड को बढ़ाएंगे तब मटेरियल रिमूवल रेट हमारा इंक्रीज होगा। तीसरी बात हम कर रहे हैं डेप्थ ऑफ कट को अगर हम इंक्रीज करेंगे तब भी हमारा मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीज होगा। लेकिन नोज रेडियस का मटेरियल रिमूवल रेट से कोई रिलेशन नहीं है। नोज रेडियस बढ़ाने पर
केवल हमारा क्या होगा, सरफेस फिनिश इंप्रूव होगा, कटिंग फोर्स डिक्रीज होगा और टूल लाइफ बढ़ेगी, बट मेटल रिमूवल रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इन तीनों का मेटल रिमूवल रेट पर इफेक्ट पड़ेगा, और जब इन तीनों का इफेक्ट पड़ेगा तो ये तीनों टूल लाइफ को प्रभावित करेंगे। मतलब इसको हम डी ऑप्शन कह सकते हैं, एनी ऑफ द एबव। उपर्युक्त में से, निम्न में से कोई भी सिलेक्ट करेंगे, यह सभी मटेरियल के रिमूवल रेट को जब बढ़ाएंगे तो टूल लाइफ पे प्रभाव डालेंगे। ये हमारा। आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मटेरियल। देखिए टूल लाइफ कर्व के लिए अगर आपका इस तरीके से एक कर्व दिया हो, इस तरीके से दिया हो और इस तरीके से, मान लीजिए यह कर्व आपका N1 हो, यह N2 हो और यह N3 हो, या आपका कर्व स्ट्रेट में दे दे, आइडियल ऐसा दे दे N1, N2, N3, N4 ऐसा आपका दे दे, तो हमेशा याद रखना डियर, यहाँ से देखो N3 की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, N3 की वैल्यू ज़्यादा होगी N2 से, और N2 की वैल्यू ज़्यादा होगी N1 से। सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखो N4 की वैल्यू, यहाँ देखो N4 इज ग्रेटर देन N3 एंड N3 इज ग्रेटर देन N2 एंड ग्रेटर देन N1। जब आपका मटेरियल का नाम रखना होगा उसी के अकॉर्डिंग आप मटेरियल रख लीजिएगा। सबसे लोअर में आपका स्टील का टूल बनेगा। अब स्टील में दो तरीके का टूल हम लोग बनाते हैं, एक आपका बनाते हैं हाई कार्बन स्टील का, और एक आपका बनाते हैं हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील मतलब दो तरीके से बनाते हैं, एक 18-4 एक का बनाते हैं और एक 18-8 का। दोनों से मिलकर हाई स्पीड स्टील का बनता है। और ये ध्यान रखना हाई टूल की स्ट्रेंथ हाई कार्बन स्टील ज्यादा होगी। तो पहले तो हाई कार्बन पहले स्टील ही दे देगा, सिंपल सा N1 की जगह स्टील। लेकिन इन दोनों में भी अगर क्लासिफाई करना होगा तो स्टील हाई कार्बन से ज्यादा हाई स्पीड। फिर आगे जाएंगे सिरेमिक, कार्बाइड, जिरकॉन, क्यूटोन, नाइट्राइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके लिए। और बात करते हैं कर्व। कर्व का मतलब और एक हमने आपको बताया था साइड बैक रैक एंगल को डियर हमने तीन तरीके से आपको क्लासिफाई किया था, पॉजिटिव बैक रैक एंगल, नेगेटिव बैक रैक एंगल एंड जीरो बैक रैक एंगल। अब इन तीनों में हमने आपको बताया था यदि आपका टूल इस तरीके से बने तो यहाँ से जो एंगल बनेगा चिप इजी फ्लो होगा, ये होगा पॉजिटिव के लिए। और अगर आपका ऐसा टूल बन जाए यहाँ पे कोई एंगल ना हो, ये हो जाएगा जीरो के लिए। और अगर आपका टूल ऐसा बन जाए यहाँ पे जो एंगल होता था वह नेगेटिव रैक एंगल। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी नेगेटिव रैक एंगल की और सबसे कम स्ट्रेंथ आपकी पॉजिटिव रैक एंगल की। लेकिन अब इन्हीं नेगेटिव और पॉजिटिव, देखो जीरो रैक एंगल तो टूल में ऑलरेडी बन के ही आता है। अब हम इस जीरो से मशीनिंग कर लेंगे तो नेगेटिव अचीव करेंगे, यहाँ से कट करके ऐसे बना देंगे तो सॉरी मशीनिंग कर लेंगे तो पॉजिटिव बनाएंगे, ऐसा कर देंगे तो नेगेटिव रैक। अब इन दोनों रैक एंगल की वैल्यू को जब हम घटाते और बढ़ाते हैं तो टूल लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा वही देखिए डियर। एक ऑप्टिमम लिमिट तक टूल लाइफ आपकी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन देखो जब रैक एंगल हम बढ़ाएंगे, यहाँ रैक एंगल की वैल्यू है, देखिए रैक एंगल हम बढ़ा रहे हैं, रैक एंगल जब बढ़ाते हैं तो एक ऑप्टिमम लिमिट तक क्या होता है, टूल लाइफ इंक्रीज करती है। लेकिन उसके बाद और रैक एंगल बढ़ाते हैं, अब इसकी वैल्यू और बढ़ा देंगे तो टूल आपका क्या होगा, बहुत कमजोर हो जाएगा और ब्रेक कर जाएगा, तो टूल लाइफ डिक्रीज होने लगती है। और वह ऑप्टिमम रैक एंगल होता है हाई कार्बन स्टील के लिए 14 डिग्री। इसे आपको याद रखना है। फॉर हाई कार्बन स्टील द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ रैक एंगल इज 14 डिग्री। ये हमारा हो गया ऑप्टिमम रैक एंगल। इसका मतलब 14 डिग्री के नीचे हम जाएंगे तो भी टूल लाइफ आपकी डिक्रीज होगी, और 14 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो भी टूल लाइफ आपकी डिक्रीज। ये हमारा हो गया। तो ये ग्राफ हमारा हो गया डियर
टूल लाइफ होगा, आपका राइट एंगल होगा, इस तरीके से इसका बनेगा टूल लाइफ का ग्राफ। टूल लाइफ फर्स्ट इंक्रीज विथ रैक एंगल इंक्रीज एंड देन आफ्टर डिक्रीज। टूल लाइफ आपका रैक एंगल कुछ देर तक बढ़ने पे बढ़ेगा, फिर उसके बाद रैक एंगल बढ़ाएंगे तो टूल लाइफ डिक्रीज। ये रिलेशन होता है रैक एंगल। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस एंगल ऑन टूल लाइफ। क्लियरेंस एंगल हमने आपको बताया था दो तरीके से। क्लियरेंस एंगल हमने आपको बताया था, क्लियरेंस एंगल हमने आपको दो तरीके से बताया था। फर्स्ट हमने आपको बताया था साइड, देखिए साइड क्लियरेंस एंगल, और नेक्स्ट हमने बताया था एंड क्लियरेंस एंगल या साइड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल और एंड रिलीफ एंगल, ये हमने आपको बताया था। इससे क्या होता था, फ्रिक्शन फोर्स कम होता था, मशीनिंग के बाद की सरफेस को इलास्टिक रिकवरी के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाता था। इन सारे चीज़ों से हमारा मटेरियल क्या होता था, सेफ रहता था और टूल लाइफ इंक्रीज करती थी। अगर टूल लाइफ में फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, टूल लाइफ हमारी जल्दी घिसेगी और वो जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि देखो, मान लीजिए कि यह मशीनिंग कर रहे हैं, पहले केस में मान लीजिए कि टूल हमने ऐसा लगा दिया, अब ये कटिंग तो यहाँ हो रही, लेकिन ये पूरी की पूरी सरफेस इसको टच कर रही, तो ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से यह टूल घिसेगा, जिससे इसकी टूल लाइफ कम हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे डियर, इसकी टूल लाइफ को बढ़ाने के लिए हम टूल कुछ ऐसा बना दिए। देखिए ये हमने गैप दे दिया, ये जितना हमने दिया वो रिलीफ दे दिया, यही रिलीफ एंगल हो गया, जिससे फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। अब इस रिलीफ एंगल को बढ़ाएंगे, मान लो इतना हमने टूल कर दिया, तो टूल के क्या है, रिलीफ एंगल बढ़ने पे टूल की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, जिससे टूल लाइफ घट जाए। तो एक ऑप्टिमम टाइम तक रिलीफ एंगल बढ़ाने पे टूल लाइफ बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद रिलीफ एंगल बढ़ाने पर टूल लाइफ घटेगी, क्योंकि टूल आपका वीकर होना। तो टूल लाइफ क्या होगा, रिलीफ एंगल के लिए भी ग्राफ आपका ऐसा ही मिलेगा, यहाँ पे ऑप्टिमम रिलीफ एंगल मिलेगा, ऑप्टिमम रिलीफ एंगल। यहाँ पे डियर हमारा क्या होगा, ऑप्टिमम रिलीफ एंगल होगा। इसके पहले रिलीफ एंगल देखो, इधर जाएंगे तो रिलीफ एंगल बढ़ेगा, इधर आएंगे तो रिलीफ एंगल घटेगा, और ये आपका टूल लाइफ का फार्मूला ही है। अब देखो रिलीफ एंगल बढ़ाने पर टूल लाइफ यहाँ मैक्सिमम है, टूल लाइफ इतनी है, लेकिन इस पर टूल लाइफ इतनी है, और यहाँ रिलीफ एंगल इतना बढ़ा देने पर टूल लाइफ केवल इतनी है। तो इस तरह से यह ग्राफ होगा। और ऑप्टिमम टूल लाइफ, ऑप्टिमम आपका कितना होगा एंगल, 8 डिग्री फॉर हाई स्पीड स्टील एंड 5 डिग्री फॉर कार्बाइड टूल के लिए। आप ये जो आपका ऑप्टिमम एंगल की बात हो रही है, रिलीफ एंगल ऑप्टिमम एंगल फॉर हाई कार्बन स्टील के लिए 8 डिग्री एंड कार्बाइड टूल के लिए 5 डिग्री, ये आपका हो गया डियर ऑप्टिमम। अब इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए विथ इंक्रीज इन क्लियरेंस एंगल, जब क्लियरेंस एंगल हम लोग इंक्रीज करते हैं तो टूल लाइफ विल आल्सो इंक्रीज, देन टूल लाइफ फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। पहले हम देखो रैक क्लियरेंस एंगल को इंक्रीज करेंगे तो टूल लाइफ इंक्रीज करेगी, और इंक्रीज करेंगे तो टूल लाइफ डिक्रीज होगी। इफ क्लियरेंस एंगल इंक्रीज इट रिड्यूस फ्लैंक वियर बट वीकर द कटिंग एज। देखो अगर हम इसको बढ़ाएंगे ये क्या होगा, इसके सरफेस को तो क्लियरेंस मिलेगा, लेकिन यह टूल आपका वीकर होता चला जाएगा। तो इसीलिए इसकी टूल लाइफ और ऑप्टिमम एंगल कितना होगा, 8 डिग्री फॉर हाई स्पीड स्टील और 5 डिग्री फॉर कार्बाइड टूल। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, इफेक्ट ऑफ वर्कपीस मटेरियल ऑन टूल लाइफ। वर्कपीस मटेरियल क्या है, देखो वर्कपीस जितना ज्यादा हार्ड होगा उतनी ज्यादा टूल लाइफ कम होगी, वर्कपीस जितना सॉफ्ट होगा उतनी ही ज्यादा टूल लाइफ होगी। क्योंकि हार्ड, देखो सॉफ्ट मटेरियल के लिए, सॉफ्ट मटेरियल फॉर सॉफ्ट मटेरियल ये हमारा क्या होगा, हाई टूल लाइफ होगा, टूल लाइफ आपकी ज्यादा होगी, क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल में टूल को कम और कम फोर्स लगाना पड़ेगा। और फॉर हार्ड मटेरियल, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल, हार्ड और ब्रिटल मटेरियल के लिए आपकी क्या होगी, स्लो टूल लाइफ होगी। टूल लाइफ आपकी क्या होगी, आलिया यहाँ देखिए डियर,
टूल लाइफ विल बी बेटर इफ द वर्कपीस इज सॉफ्ट एंड डक्टाइल। जितना सॉफ्ट और डक्टाइल वर्कपीस होगा उतनी ज़्यादा अच्छी टूल लाइफ होगी। और टूल लाइफ लाइक दैट कोर्स ग्रेन साइज, मतलब बड़े बड़े ग्रेन साइज होंगे तो टूल लाइफ आपकी बेटर होगी। और टूल लाइफ विल बी लेस इफ वर्कपीस इज हार्ड एंड ब्रिटल, इट मीन्स फाइन ग्रेन। वर्कपीस के ग्रेन साइज बहुत फाइन होंगे, मतलब हार्ड वर्कपीस होगा या ब्रिटल वर्कपीस होगा, तो उस पर मशीनिंग करेंगे, ज़्यादा कटिंग फोर्स लगेगा, जिससे उसके टूल के टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे, स्क्रब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, घिसने के चांसेस ज़्यादा होंगे, वेयर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो टूल लाइफ आपकी, ये हमारा हो गया डियर वर्कपीस के रिगार्डिंग टूल लाइफ। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टूल मटेरियल ऑन टूल लाइफ। अब अगर देखो ये जो टूल मटेरियल है डियर, अगर यह टूल मटेरियल सॉफ्ट मटेरियल का बने, सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल का बने, तो यह क्या होगा, जल्दी से घिसेगा, जल्दी से घिसेगा, तो इसकी टूल लाइफ क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। देखो वर्कपीस के लिए अगर वर्कपीस डक्टाइल होगा तो टूल लाइफ ज़्यादा होगी, लेकिन टूल ही डक्टाइल हो जाए तो टूल लाइफ कम हो जाएगी। तो हमें टूल लाइफ बढ़ाने के लिए टूल का मटेरियल ब्रिटल एंड हार्डर मटेरियल का बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए टूल लाइफ विल बी लेस इफ द टूल मटेरियल इज सॉफ्ट एंड डक्टाइल। अगर कोर्स ग्रेन साइज का मटेरियल यानी कि सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल का हमारा टूल बना होगा तो उसकी टूल लाइफ कम होगी। और अगर वही फाइन ग्रेन साइज या हार्ड और ब्रिटल मटेरियल का बना होगा, दैट मीन्स टूल लाइफ विल बी बेटर इफ टूल मटेरियल इज हार्ड एंड ब्रिटल, दैट मीन्स फाइन ग्रेन साइज। ऐसा बना होगा तो उसकी टूल लाइफ, ये हमारा हो गया डियर। देखो वर्कपीस मटेरियल के लिए जैसा था टूल मटेरियल के लिए जस्ट अपोजिट हो, ये आपको भी अंडरस्टैंडिंग। आगे बात करते हैं, देखिए डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग टूल। अब कोई भी कटिंग टूल मटेरियल है डियर, ये जो कटिंग टूल है, इस मान लो टूल मटेरियल, अब इसके अंदर मान लीजिए कि यह कटिंग हो रही, यह कटिंग, अब यह जो कटिंग हो रही है डियर, इस कटिंग को करने के लिए इस टूल के पास कौन कौन से डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक सेटिस्फैक्ट्री मशीनिंग करने के लिए, एक ऑप्टिमम टूल लाइफ अचीव करने के लिए, ऑप्टिमम सरफेस फिनिश अचीव करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज टूल में होनी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपका रेड हॉटनेस या हॉट हॉटनेस, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है। पहले ये समझते हैं कि रेड या हॉट हॉटनेस क्या होती है, फिर उस टूल से क्लब कर दें। तो देखिए डियर, जब किसी भी वर्कपीस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वह वर्कपीस क्या होता है, गर्म होते होते लाल होने लगता है, और लाल होकर फिर मेल्ट होना शुरू होता है, रेड होने लगता है, रेड होकर फिर मेल्ट होता है। तो मेल्ट होने से पहले जब वर्कपीस रेड होता है, तो जब रेड होता है तो उसकी स्ट्रेंथ इफेक्टिव होती है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है। कुछ मटेरियल ऐसे होंगे कि वर्कपीस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब वह लाल हो जाएगा, एकदम रेड हो जाएगा, तो उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। वह जिस डिजायरेबल प्रॉपर्टीज के लिए बना होगा उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, तो वह उसके लिए यूज नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है डियर, जब यह टूल इस पर एक्ट करेगा, देखो जब इस पर मशीनिंग करेंगे तो इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ेगा, तो एक ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि यह टूल रेड या बिल्कुल हॉट हो जाए, लेकिन बिलो मेल्टिंग टेम्परेचर रहेगा। इस चीज को ध्यान देते हैं। अब यहाँ देखो बिलो मेल्टिंग टेम्परेचर, यह टूल रेड हो गया या हॉट हो गया, तो टूल के अंदर माय डियर ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वर्कपीस के रेड या हॉट होने पर भी यह अपने पुरानी प्रॉपर्टीज को रिगेन करता रहे, मतलब पुरानी स्ट्रेंथ और प्रॉपर्टीज को ही मेंटेन करके रखे। इसी स्ट्रेंथ को कहते हैं रेड या हॉट हार्डनेस। यहां देखिए, इट इज द एबिलिटी ऑफ द टूल मटेरियल टू रिटेन इट्स हार्डनेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर भी यह टूल अपनी स्ट्रेंथ और हार्डनेस की रिकवरी करता रहे, ताकि उस मटेरियल से, उस टूल से लगातार मशीनिंग करते रहें। नहीं तो अगर रेड या हॉट हार्डनेस इसकी नहीं होती तो यह हाई टेम्परेचर पे वीक होकर फेल। यह हमारा हो गया पहली प्रॉपर्टी टूल। इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ टूल मटेरियल टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट लॉसिंग इट्स कटिंग एज।
देखो ये टूल हो गया, ये टूल की कटिंग एज हो गई। यह कटिंग एज हाई टेम्परेचर पर भी अपनी शार्पनेस को लॉस ना करे, मतलब शार्पनेस को बनाए रखे, मतलब टूल ना घिसे। और यह कब पॉसिबल होगा? जब उस टूल में रेड और हॉट हार्डनेस हाई हो। यही इसकी प्रॉपर्टी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट रेड और हॉट हार्डनेस का। द रेड हार्डनेस ऑफ टूल मटेरियल कैन बी इंक्रीज, मतलब किसी भी टूल मटेरियल की रेड हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, मान लो अगर यह स्टील का बना था या हाई स्पीड स्टील का बना था, अब इसकी रेड हार्डनेस कम थी तो हम इसमें कुछ ऐसे मटेरियल मिला देते हैं, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन मटेरियल को मिला देते हैं टूल को बनाते समय ही, जिससे इसकी रेड हार्डनेस इंक्रीज कर जाती है और यह हाई टेम्परेचर या एक एलिवेटेड टेम्परेचर पर भी अपनी स्ट्रेंथ और हार्डनेस को रिगेन करता रहता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन का यूज किस लिए करते हैं, तो किसी भी मटेरियल में उसकी हॉट या रेड हार्डनेस को इंप्रूव करने के लिए। अब क्रोमियम की बात करेंगे तो यह जंग रोधी भी होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए भी यूज किया जाता है, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज है। लेकिन अभी टंगस्टन हार्डनेस के लिए भी यूज किया जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी यूज किया जाता है, बट अभी केवल रेड हार्डनेस की बात होगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए। वियर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है डियर, कि टूल जल्दी से घिसे ना, जल्दी से टूटे फूटे ना, टूल में इतनी हार्डनेस और स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इट इज द एबिलिटी टू रजिस्ट वियर ड्यू टू एडहेशन एंड एब्रेस। अब देखिए, मान लो यह मशीनिंग हो रही है, अब यह चिप बाहर जा रही है तो चिप इसको क्या है, एब्रेसिव फोर्स लगाएगी। एब्रेसिव फोर्स की वजह से यह टूल घिसे ना, कोई वियर ना हो, तो उसे हम बोलेंगे वियर रेजिस्टेंस टूल। उस वियर के अपोजिट में रजिस्ट कर रहा है, उसके वियर को रजिस्ट कर रहा है। और एडहेशन की वजह से भी, एडहेशन एंड एब्रेशन की वजह से यह वियर ना हो, उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं वियर रेजिस्टेंस। ऐसी प्रॉपर्टी में होनी चाहिए। हालांकि टूल वियर होता है, लेकिन देखिए हर चीज की एक लिमिटेड प्रॉपर्टीज होती है। अब एकदम आइडियल टूल वियर रेजिस्टेंट नहीं बन सकता है, बट हम मैक्सिमम वियर रेजिस्टेंट बनाते हैं, लेकिन ताकि टूल हमारा धीरे धीरे घिसे। अगर वियर रेजिस्टेंट ना होता तो बहुत जल्दी घिस कर, ये हमारा। नेक्स्ट आपका होता है टफनेस। टफनेस का मतलब क्या होता है डियर, जो हमने आपको मॉडुलस ऑफ टफनेस बताया है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बिफोर रैप्चर। जितना टूटने के पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वही हमारी क्या होती है, टफनेस कहलाती है। इट इज द एबिलिटी ऑफ टूल मटेरियल टू विथस्टैंड इम्पैक्ट लोड एंड वाइब्रेशंस ड्यूरिंग कटिंग। कटिंग करते समय जो भी वाइब्रेशन इसमें जनरेट होंगे, जो भी इम्पैक्ट या सडन लोड इस पे आएंगे, उन सारे लोड को बियर करने की कैपेसिटी टफनेस प्रॉपर्टीज के कारण होती है। अगर टफनेस ना होता तो यह टूल क्रैक कर जाता। तो टफनेस भी एक प्रॉपर्टी है टूल को। नेक्स्ट आपका क्या है, लोअर फ्रैक्शन। लोअर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, टू बिटवीन टूल एंड चिप वर्कपीस इंटरफेस। फ्रैक्शन की वैल्यू कम होनी चाहिए। जितना कम होगा फ्रैक्शन, चिप आसानी से ऊपर स्लाइड करेगी और फ्रैक्शन फोर्स भी कम लगेगा, जिससे क्या है, मशीनिंग आपकी, तो फ्रैक्शन कम होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब देखो ये टूल, अब अगर हीट इस पे लगातार बढ़ती गई तो थर्मल कोफिशिएंट एक्सपेंशन क्या है, ऊष्मा की वजह से वर्कपीस में जो ऊष्मीय प्रसार होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, वह कम होना चाहिए। अदरवाइज आप देखो गर्मी में रेलवे की पटरियां टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देने लगती है। जब भारत का टेम्परेचर 50 डिग्री, 45 डिग्री या 50 डिग्री तक इंक्रीज करता है तो रेलवे की पटरियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। लेकिन यहाँ तो मटेरियल की मशीनिंग करते समय 200, 400, 500 या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर जनरेट होता है। उस समय स्टूल को तो टेढ़ा, बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा होके मेल्ट हो जाना चाहिए। अगर केवल हम रेलवे की पटरी का ही टूल, मतलब रेलवे की पटरी किसकी बनी होती है, हाई कार्बन स्टील। तो इसी रेजिस्टेंस को दूर करने के लिए, इसके थर्मल कोफिशिएंट को बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें मटेरियल को ऐड करते हैं। ये हमारा कैसा होना चाहिए, लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मतलब ऊष्मा की वजह से इसमें ऊष्मीय प्रसार बहुत कम होना चाहिए, या तो नेग्लिजिबल होना चाहिए या तो बहुत कम। नेक्स्ट,
गुड थर्मल कंडक्टिव होना चाहिए, हीट आए और आसानी से इसको क्रॉस करके बाहर चली जाए, मतलब हीट यहाँ पे रुके ना, टूल में ज्यादा देर तक ना रुके, हीट टूल पे कांटेक्ट करे और टूल से रजिस्ट बाहर कंडक्ट करके निकले। तो बेटर कंडक्टिव होना चाहिए टूल मटेरियल आपका, गुड थर्मल और हाई स्पेसिफिक हीट प्रॉपर्टी का। ये हमारा था आपका डियर डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग टूल। आगे बात करते हैं डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग टूल मटेरियल में कुछ नोट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, कार्बाइड एंड सिरेमिक आर हार्ड। जब टूल मटेरियल की बात कर रहे थे, अगर हम कार्बाइड और सिरेमिक का टूल बनाएंगे वह हार्ड होंगे, ब्रिटल एंड हार्ड होंगे, लाइक दैट किसके रिस्पेक्ट में, स्टील के रिस्पेक्ट में। कार्बाइड एंड सिरेमिक टूल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल सो दे लैक ऑफ टफनेस। अब ये हमारे क्या है डियर, जैसे मान लो कि ये टूल अगर यह डक्टाइल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। लेकिन यह अगर कार्बाइड का बना दें, कार्बाइड का या सिरेमिक का बना दें, तो उस समय क्या होगा, इसकी टफनेस, जो मॉडुलस ऑफ टफनेस हमने आपको स्टील डायग्राम में बताया था वहां देखिए, तो इसकी टफनेस क्या हो जाएगी, टफनेस आपकी लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगी या लो हो जाएगी। और जब टफनेस लो हो जाएगी तो यह टूल की बॉडी तेजी से टूट सकती है। जब टूट जाएगी, जरा सा वाइब्रेशन शॉक मिलेगा, टूल में तो उस समय हम इस टूल को क्या करेंगे, स्टील बॉडी का बनाएंगे, हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बॉडी बनाएंगे और टूल पर कटिंग एज के रूप में यहाँ पे क्या करेंगे, टूल को इम्पैक्ट कराएंगे। और किस मेथड से, ब्रेजिंग ऑपरेशन या मैकेनिकल क्लैंपिंग ऑपरेशन। हम उस टूल पे देखो ये सैंक बनाएंगे, किसका, ये सैंक इस तरीके से, ये जो हम है ये हम बनाएंगे सैंक, और तो हम बनाएंगे का हाई कार्बन हाई सैंक, और यहाँ देखो स्लॉट काट देंगे और इस स्लॉट में इस गुटके को जिस तरह के भी कटिंग, इस गुटके को इसमें लाकर फिट करेंगे। फिट करके या तो हम यहाँ ब्रेजिंग ऑपरेशन कर देंगे परमानेंटली, या तो हम क्या करेंगे, ऊपर से इस तरीके लगाकर इसको क्लैंप कर देंगे। देन आफ्टर इस कटिंग हमारे कब यूज होंगे डियर, जब टूल का मटेरियल इसका बने, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब इसे हम देखो लैक ऑफ टफनेस होगा, जब कार्बाइड एंड सिरेमिक आर हार्ड एंड ब्रिटल सो लैक ऑफ टफनेस, तो इसमें क्या होगा, टफ कमी होगी। देन दैट इज व्हाई दे आर नेवर यूज एज ए सॉलिड टूल, इसीलिए कभी भी उसे सॉलिड टूल की तरह यूज नहीं करेंगे। दे आर यूज एज ए बिट, उस समय हम लोग टूल को केवल एक बिट की तरह यूज करेंगे, यह आपकी टूल की बिट होगी। और इंसर्ट विच इज ब्रेजिंग या मैकेनिकल क्लैंपिंग ऑपरेशन के थ्रू लोग लगाएंगे, किस बॉडी पे लगाएंगे, कार्बन स्टील की बॉडी पे। ये जो बॉडी बनेंगे कार्बन स्टील, हाई कार्बन या हाई। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, मटेरियल में कौन कौन से टूल मटेरियल के, हम देखो जो टूल बना रहे थे किस किस मटेरियल का बनाते हैं, में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। इससे भी क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है, ये आपको स्टडी करना चाहिए कि टूल हमारा जो बन रहा है कौन सा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ये कर रहे थे, या किस किस मटेरियल का बन रहा है, तो भी हमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं डियर, हाई कार्बन स्टील का बना लेते हैं, HCS का बना लेते हैं। HCS में परसेंटेज ऑफ कार्बन मैक्सिमम 0.8% रखते हैं, और कटिंग वेलोसिटी जो रखते हैं बहुत लो रखते हैं, लो कटिंग वेलोसिटी रखते हैं, लगभग 10 मीटर पर मिनट, क्योंकि सबसे कम स्ट्रेंथ आपकी, इसीलिए कटिंग वेलोसिटी भी रखेंगे। स्पीड एंड डेप्थ ऑफ, इस पे परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.8% होता है। कैन रजिस्ट अप टू 200 to 250 डिग्री, 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर जब बढ़ेगा तब तक यह टूल हमारा रजिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ का टेम्परेचर जैसे ही 250 से ऊपर होगा तो यह टूल हमारा क्या हो जाएगा, फेल करना
तो स्टील कितना, हाई कार्बन स्टील मैक्सिमम 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रजिस्ट करता है, और कटिंग वेलोसिटी 10 मीटर पर मिनट या 5 to 6 मीटर पर मिनट के अप्रॉक्स होती है। टेम्परेचर 200 to 250 या 200 डिग्री सेंटीग्रेड। और टूल की हार्डनेस अभी कभी पूछ लिया, तो हार्डनेस आपकी होती है 750 HV। HV का मतलब होता है वीकर हार्डर। इसे हम लोग किस पे टेस्ट करते हैं, ब्रेनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन पे टेस्ट करते हैं। ब्रेनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन पे इसको टेस्ट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वह HV में आती है। HV का मतलब वीकर हार्डनेस। तो सबसे कम हार्डनेस आपकी हाई कार्बन स्टील की होती है, और सबसे ज़्यादा हार्डनेस लगभग 7500 HV आपका होता है डायमंड का। डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। अब डायमंड का भी टूल यूज नहीं करते हैं डियर, क्योंकि डायमंड भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो उसका भी हम लोग क्या करते हैं, टिप यूज करते हैं। सेम इसी तरीके से टैंक हम लोग स्टील का यूज करेंगे, और यहाँ पे इसकी जगह जो बिट यूज कर रहे हैं वो डायमंड की यूज कर। आगे बात करते हैं, चलिए नोट पॉइंट देखिएगा। मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील इज इम्प्रूव्ड बाय एडिशन ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस। इस पॉइंट को हम लोग बहुत पहले भी बता रखा था, यहाँ पर भी देख लीजिए कि किसी भी मटेरियल की मशीनेबिलिटी अगर इंक्रीज करनी हो तो उसमें सल्फर और फास्फोरस की क्वांटिटी को इंक्रीज करें। बाय एडिंग ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस इंक्रीज द मशीनेबिलिटी ऑफ मटेरियल। मशीनेबिलिटी हमने बताया भी क्या होती है। देन नेक्स्ट देखते हैं हाई स्पीड स्टील, जो हमारा होता है HSS। दो तरीके का होता है, एक 18-4-1 होता है और एक 18-8-1। 18-4-1 टंगस्टन, क्रोमियम एंड वेनेडियम। 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% वेनेडियम आपका होता है। ये आपका होता है 18-4-1, और 18-8 में 18% क्रोमियम और 8% वेनेडियम होता है। इस तरीके से 18-8 होता है। चलिए अब देखिए, हाई स्पीड स्टील आर यूज फॉर मेकिंग कटिंग टूल बी यूज एज हाई स्पीड। हाई स्पीड स्टील के टूल का यूज किया जाता है। देखिए, हाई स्पीड स्टील आर यूज फॉर मेकिंग कटिंग टूल, इसका उपयोग कटिंग टूल को भी बनाने में किया जाता है। एंड 18-4-1 इज द एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए हाई स्पीड स्टील फॉर कटिंग टूल इन विच टंगस्टन आपका 18% होगा, क्रोमियम आपका 4% होगा, एंड वेनेडियम आपका 1% होगा, एंड कार्बन आपका अप टू 7% एक वाले। देन इन HSS हाई स्पीड स्टील टंगस्टन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय मोलिब्डेनम। अगर इस 18-4-1 में इस 18% टंगस्टन को हटाना है तो हम इसकी सब्स्टिट्यूट की जगह मोलिब्डेनम का यूज। देन विदाउट चेंजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जब हम टंगस्टन की जगह मोलिब्डेनम का यूज कर लेंगे तो जो प्रॉपर्टीज 18-4-1 में मिल रही थी लगभग अप्रॉक्स वही प्रॉपर्टीज में, ये हमारा हो गया। इन कंपेरिजन ऑफ हाई स्पीड स्टील, सुपर हाई स्पीड स्टील कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ वेनेडियम। अब देखिए डियर, जब हम हाई स्पीड स्टील की बात कर रहे हैं तो एक हमारे पास आता है वह हाई स्पीड स्टील, और यह सुपर हाई स्पीड स्टील तभी कहलाएगा जब इसमें परसेंटेज ऑफ वेनेडियम की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे। अभी देखो 1% वेनेडियम हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर 1 से 2%, 3% वेनेडियम यूज करेंगे ये सुपर हाई स्पीड स्टील। अदरवाइज अगर 1% वेनेडियम होगा तो हाई स्पीड स्टील। नेक्स्ट बात करते हैं, हाई स्पीड स्टील टूल वेयर वेरी रैपिडली वेयर सीमेंटेड कार्बाइड टूल इवेंट थ्रो हार्डनेस इज रिटेन एंड टूल सुपर हाई स्पीड स्टील। देखो, जो हम सुपर हाई स्पीड स्टील की बात कर रहे थे, एंड टूल सुपर हाई स्पीड स्टील इज नोन एज कोबाल्ट बेस्ड हाई स्पीड। सुपर हाई स्पीड स्टील को हम लोग कोबाल्ट बेस्ड हाई स्पीड स्टील के नाम से भी जानते हैं। तो सुपर हाई स्पीड स्टील इज नोन एज कोबाल्ट बेस्ड। कोबाल्ट, हालांकि अभी हम लोग कोबाल्ट का भी टूल बनाएंगे,
कोबाल्ट मटेरियल का भी बनाएंगे, लेकिन सुपर हाई स्पीड स्टील को हम लोग जानते हैं कोबाल्ट बेस्ड हाई स्पीड, कोबाल्ट बेस्ड हाई स्पीड स्टील टूल, ये हमारा होता है बाई एडिंग 2 to 15% ऑफ कोबाल्ट। 2 से 15% अगर उसमें हम लोग कोबाल्ट ऐड कर दें, विच इंक्रीज द कटिंग इफिशियंसी, जो हमारा स्टूल को इंक्रीज करता है। इसे केवल आपको बस ऐसे ही देखते चलना है, क्योंकि इससे रिलेटेड कभी कभी मान लीजिए कि डेटा, छोटे मोटे डेटा आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है, बस ऐसे सरसरी में। चलिए आगे बात करते हैं। कटिंग स्पीड इज 2 to 3 times ऑफ हाई कार्बन स्टील इज वेरी वेरी। अब देखो हाई कार्बन स्टील की कटिंग स्पीड 6 मीटर to 10 मीटर पर मिनट है, तो हाई स्पीड स्टील की जो कटिंग वेलोसिटी होगी ये आपका 6 into 3 लगभग 2 to 3 टाइम ज़्यादा होगा, यानी कि 18 to ये हो जाएगा 30 मीटर पर मिनट कटिंग टाइम, आप कटिंग वेलोसिटी हो जाएगी हाई स्टील। अब हाई कार्बन स्टील का जो हमारा एचबी था वो 750 था, और इसका हमारा कितना होगा 850। हार्डनेस, आपकी टूल की हार्डनेस कितनी होगी 850 वीकर हार्डनेस या एच। एंड देखो हाई कार्बन स्टील में 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बियर कर सकता था, लेकिन हाई स्पीड स्टील में 600 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को बियर करता है। आगे बात करते हैं कास्ट एलॉय या कोबाल्ट एलॉय। इसमें क्या होगा डियर, स्टेलाइट देखो कास्ट एलॉय या कोबाल्ट एलॉय बेस्ड टूल की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें स्टेलाइट टूल हमारा क्या होता है, तो स्टेलाइट क्या होता है, इट इज नॉन फेरस एलॉय कंटेनिंग कोबाल्ट 52 मतलब 40 to 55%। तो ये हमारा स्टेलाइट टूल क्या होता है, जिसमें कोबाल्ट आपका 40 से 55%, 40 to 55% कोबाल्ट होता है। एंड क्रोमियम इज 30 to 35%, टंगस्टन इज 10 to 20%। तो देखो जो हमारा स्टेलाइट टूल होता है डियर, स्टेलाइट टूल होता है, इसमें आपको ध्यान में रखना होगा कि कोबाल्ट की वैल्यू 40 से 55% होगी, क्रोमियम की वैल्यू 30 से 35% होगी, टंगस्टन की, ये सिंबल आपको याद रखना है, कोबाल्ट को CO से, क्रोमियम को CR से और टंगस्टन को W से रिप्रेजेंट करते हैं। टंगस्टन 10 to 20% होगा, एंड कार्बन आपके होंगे, कार्बन बहुत कम होगा 0 to 5%। इस टाइप के टूल को बोलते हैं स्टेलाइट टूल, है ना। एलॉन्ग विथ टैंटुलम, मोलिब्डेनम एंड बोरॉन, इसको भी हम लोग यूज करते हैं इसे बनाने के लिए, और टैंटुलम कार्बाइड, टाइटेनियम कार्बाइड का भी एक अलग टूल बनाते हैं, उसको भी आगे हम लोग देखने चलते हैं। तो यहाँ देखिए स्पेशली यूजफुल फॉर फॉर्म ऑफ टूल, इस मटेरियल का यूज करते हैं टूल को बनाने में, चाहे वो हाई स्पीड स्टील का टूल हो या हाई कार्बन स्टील का टूल हो। इन दोनों टूल की रीग्राइंडिंग करने के लिए या टूल को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कास्ट एलॉय या कोबाल्ट टूल का यूज करते हैं। यही क्वेश्चन आपका पूछा। फॉर मेकिंग हाई कार्बन स्टील एंड हाई स्पीड स्टील टूल द टूल मटेरियल आर यूज, कौन सा टूल यूज करेंगे, कोबाल्ट टूल का। देन देखें रिटेन हार्डनेस अप टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यह क्या होता है, वेरी करता है। जैसे हाई स्पीड स्टील में 6 to 800 डिग्री, इसमें क्या होगा 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह अपनी हार्डनेस को बियर करता है। एंड यूज फॉर कटिंग स्पीड अप टू 50 मीटर पर मिनट। यहाँ देखो स्टील के लिए ये देखो कितना था, 18 से 30 मीटर पर मिनट। हाई स्पीड स्टील के लिए, हाई कार्बन स्टील के लिए 6 से 10 मीटर पर मिनट। हाई स्पीड स्टील उससे भी ज्यादा बढ़ा, 3 गुना, कितना 18 से 30 मीटर पर मिनट। लेकिन जब हम कोबाल्ट टूल की बात करेंगे तो लगभग 50 मीटर पर मिनट हम लोग मशीनिंग। आगे बात करते हैं सीमेंटेड कार्बाइड या सिंटर्ड कार्बाइड टूल। तो ये हमारे क्या होंगे, दीज आर मेड बाय पाउडर मेटलर्जी
प्रोसेस। पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस से हमने आपको बताया है कि पहले पाउडर बनाएंगे, फिर पाउडर को इस कंटेनर में रख के हम लोग कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने के बाद इसे हम लोग देखो पहले सिंटर्ड करेंगे, सिंटर्ड करने के बाद कंप्रेस करेंगे, फिर हीट प्रोवाइड कराएंगे, हीट प्रोवाइड करा के फिर इसे हम बाहर निकाल लेंगे। देन आफ्टर फाइनली ऑब्जेक्ट हमारा तैयार हो जाए। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पाउडर मेटलर्जी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सीमेंटेड कार्बाइड टूल को बनाते हैं या सिंटर्ड कार्बाइड टूल को पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस से बनाते हैं। एंड इन विच मिक्सचर ऑफ टंगस्टन टाइटेनियम टैंटुलम आर मिक्स्ड विथ कार्बन फ्रॉम कार्बाइड। इसमें हम लोग टंगस्टन मिलाते हैं, टाइटेनियम मिलाते हैं और टैंटुलम मिलाते हैं। तो ये हमारा क्या बनता है डियर, ये बनता है हमारा टंगस्टन कार्बाइड, टाइटेनियम कार्बाइड और टैंटुलम कार्बाइड का। जब इसको हम लोग मिलाते हैं ये हमारा बनता है। द कार्बाइड इन पाउडर फॉर्म आर देन मिक्स्ड विथ कोबाल्ट विच एक्ट एज ए बाइंडर। अच्छा, कोबाल्ट का यूज ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। इन मशीनिंग टूल, फॉर्म ऑफ मशीनिंग टूल कोबाल्ट यूज एज ए, ये क्वेश्चन पूछा। इन फॉर्म ऑफ मशीनिंग टूल कोबाल्ट, ये क्वेश्चन आया है। यूज एज ए, अब 4 ऑप्शन दिया था। पहला आपका दिया था बाइंडर, अब 3 अलग ऑप्शन दिए थे, याद नहीं है बट 3 और ऑप्शन थे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका एज ए बाइंडर यूज किया जाता है, बंधक के रूप में यूज किया जाता है कोबाल्ट। ये हमारा विच एक्ट एज ए बाइंडर। देन बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ओवर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह इसको रजिस्ट करता है। तो देखिए हाई कार्बन स्टील के लिए टेम्परेचर हमारा लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक रजिस्ट किया। हाई स्पीड स्टील के लिए टेम्परेचर हमारा लगभग 600 टू 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक रजिस्ट किया। कोबाल्ट के लिए 850 डिग्री तक रजिस्ट किया। यहाँ पे देखिए लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को रजिस्ट करता है। तो ये हमारा होता है किसके लिए, सीमेंटेड कार्बाइड या सिंटर्ड कार्बाइड टूल के लिए। आगे बात करते हैं। दे आर सिंटर्ड इनटू डिजायर्ड शेप फ्रॉम द टिप। सिंटर्ड का मतलब क्या होता है, सिंटरिंग ऑपरेशन। जो हम लोग 4 ऑपरेशन करते थे, पहले हम लोग पाउडर फॉर्म बनाते थे, फिर ब्लेंडिंग ऑपरेशन करते थे, फिर प्रेसिंग ऑपरेशन करते थे, फिर सेंटरिंग ऑपरेशन करते थे, देन उसको बाहर निकाल लेते। तो उन्हीं 4 ऑपरेशन को पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस हम लोग करते थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको इसको अच्छे से डिस्कस किया है, यहाँ पे बस इतना ही आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, दीज कार्बाइड टिप। ये जो कार्बाइड की टिप हमारी बनती है, ये जो कार्बाइड की, देखिए कार्बाइड के जो टिप बनाते हैं, इस कार्बाइड की टिप को हम लोग किस ऑपरेशन से बनाते हैं, पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस से बनाते हैं। दीज कार्बाइड टिप्स आर ब्रेज ऑन द मैकेनिकल फास्टेंड टू द सैंक मेड बाय मीडियम कार्बन स्टील। अब यहाँ पे देखो ये आपका टूल हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इसको ले आकर ऐसे फिक्स कर देते हैं और इस टिप को किस, ये सैंक हो गया। ये सैंक किसका बनाएंगे, मीडियम कार्बन स्टील का बनाएंगे। मीडियम कार्बन स्टील का बनाएंगे और इसको ले आकर हम लोग मैकेनिकली या फिर हम लोग किस प्रोसेस से, ब्रेजिंग प्रोसेस से फिक्स कर देंगे, जैसे सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसेस हमारा ये हमारा हो गया। कॉमा दिस प्रोवाइड एन एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एन एक्स्ट्रा हार्ड कटिंग एज विथ ए टंग सैंक ऑफ टूल। इस पे क्या है कि अभी तक की जितने टूल हम लोगों ने बनाया उससे ज्यादा हार्डनेस हमें अचीव होती है इस प्रोसेस। देन दीज टूल रिटेन हार्डनेस अप टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। यह 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग अपनी हॉट हार्डनेस को मेंटेन रखता है। और इसको हम लोग देखो, इसके पहले हम लोग 50 मीटर पर मिनट तक हम लोग कटिंग कर रहे थे, किसके लिए, सीमेंटेड कार्बाइड टूल के लिए। और यहाँ देखो 60 मीटर पर मिनट तक हम लोग कटिंग स्पीड ले सकते हैं। और लगभग 200, देखो 60 मीटर से 200 मीटर पर मिनट तक हम लोग कटिंग स्पीड इस पे रख सकते हैं। तो यह डेटा भी मान लीजिए आपको
तभी पूछा जा सकता है। चलिए सीमेंटेड कार्बाइड के लिए देखिएगा, इन मेटल कटिंग विथ कार्बाइड टूल एट द मैक्सिमम रिकमेंडेड स्पीड द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ हीट जनरेशन गोज टू बी चिप, हाई हॉट हार्डनेस आपका होता है। सीमेंटेड कार्बाइड का अगर हम या सिंटर्ड कार्बाइड का टूल बनाएंगे तो उसे हाई स्पीड पर लगभग 200 मीटर पर मिनट स्पीड पर हम लोग इसकी मशीनिंग करते हैं एंड इस टूल पे हाई हॉट हार्डनेस होगा अप टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को बियर करने की कैपेसिटी होगी, हायर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा, लेस टेंडेंसी ऑफ चैटर होगा। चैटर की वजह से क्या होता है, बेटर सरफेस फिनिश। अगर लेस चैटर होगा तो बेटर सरफेस फिनिश आपको अचीव होगा। चैटर आपको हमने बताया था कि टूल जो डिगिंग और चैटरिंग करता है उसको रिड्यूस करते हैं। कोबाल्ट एंड टंगस्टन आर यूज्ड एज ए बाइंडर इन सीमेंटेड कार्बाइड। देखिए टंगस्टन तो स्ट्रेंथ और टफनेस बढ़ाने के लिए, हार्डनेस बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है और कोबाल्ट आपका एज ए बाइंडर यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोबाल्ट एंड टंगस्टन दोनों को ही एज ए बाइंडर यूज किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, कटिंग स्पीड आपकी 150 मीटर पर मिनट, टेम्परेचर 1500। देखिए ये थोड़ा सा वेरी करता है, आपको टेम्परेचर 1000 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिल जाएगा। कटिंग स्पीड लगभग 200 मीटर पर मिनट तक अप टू आपका है एंड इट इज मेड बाय ब्रेजिंग और स्लिप सोल्डरिंग। जो आपका सीमेंटेड कार्बाइड या सिंटर्ड कार्बाइड टूल की टिप को सैंक पर ले जाकर फिक्स करते हैं, किसके थ्रू, या तो ब्रेजिंग ऑपरेशन से या स्लीव सोल्डरिंग ऑपरेशन। और टंगस्टन, देखो अब ये जो सीमेंटेड कार्बाइड टूल बनता है इनके 3 टाइप आप केवल नाम जानेंगे। एक होता है टंगस्टन कार्बाइड, एक होता है टाइटेनियम कार्बाइड और एक होता है टेंटुलम कार्बाइड। सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी होती है टंगस्टन कार्बाइड, टाइटेनियम कार्बाइड की, और यह कितनी होती है 3100 HB। उसके बाद टंगस्टन की होती है 2000 HB, 2000 HB, और टेंटुलम की होती है 1800 HB। ये सब डेटा डियर पूछे नहीं जाएंगे, आप इनको याद करके जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको बस ऐसे ही टाइप बस आपको सरसरी नज़र से देख के जाना है कि आप कभी भी अगर मान लो नए क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप कर सको, ये इसलिए आपको दिया जा रहा है। नोट पॉइंट देख लीजिए, ओनली नेगेटिव रैक एंगल आर यूज्ड विथ कार्बाइड टूल मटेरियल। कार्बाइड टूल मटेरियल में हम लोग केवल नेगेटिव इस तरीके से रैक एंगल का यूज करते हैं। ये आपका हो गया नेगेटिव रैक एंगल। एंड क्रेटर वियर इज प्रीडोमिनेंट इन कार्बाइड। जब नेगेटिव रैक एंगल है तो क्रेटर वियर आपका प्रीडोमिनेंट रहेगा, ये आपका है। कार्बाइड टूल आर वीकर इन टेंशन देन कंप्रेशन। इसमें टेंशन में इसकी स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी, लो स्ट्रेंथ होती है, और कंप्रेशन में इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है। कंप्रेशन में हाई स्ट्रेंथ होती है कार्बाइड टूल की। ये आपका हो गया, ये हमारा हो गया सफिशिएंट थिकनेस टू मिनिमाइज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो थिकनेस तो आपके सफिशिएंट होगी ही, क्योंकि नेगेटिव रैक एंगल हम लोग स्किप कर रहे हैं। कोटेड कार्बाइड टूल आपका होता है। कोटेड कार्बाइड टूल क्या होता है, कार्बाइड के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, देखिए कोटिंग सच एज टाइटेनियम कार्बाइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाफनियम नाइट्राइड एंड हाफनियम कार्बाइड, टाइटेनियम नाइट्राइड आर यूज्ड। हम लोग कार्बाइड के ऊपर इन मटेरियल की कोटिंग कर देते हैं, जिससे हमारे टूल की स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। इसे लगभग इंक्रीज द टूल लाइफ ऑफ 5 to 10 टाइम्स ऑफ कार्बाइड। कार्बाइड के टूल की 5 से 10 गुना ज्यादा टूल लाइफ बढ़ाने के लिए उस टूल के ऊपर कोटिंग कर देते हैं, किसकी, टाइटेनियम कार्बाइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, हाफनियम नाइट्राइड या हाफनियम कार्बाइड या टाइटेनियम। यह हमारा होता है डियर कोटेड कार्बाइड। सिरेमिक और सिंटर्ड ऑक्साइड टूल, इसके लिए भी हमने अभी आपको डिस्कस किया, इसको तो हमने डिस्कस किया। देखिए अगर हार्डनेस की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हार्डनेस आपकी होती है डायमंड टूल की, उससे कम होती है CBN की। CBN का पूरा नाम होता है क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड
टूल, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड टूल, उससे कम आपका सिलिकॉन मटेरियल की टूल की स्ट्रेंथ होती है, उससे कम सीमेंटेड कार्बाइड की होती है, उससे कम सिरेमिक की होती है, सिरेमिक से कम हाई स्पीड स्टील की होती है, और उससे कम हाई कार्बन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान देके आगे बात करते हैं। देखिए सिरेमिक का अगर टूल हमारा बना था तो कटिंग स्पीड लगभग, टेम्परेचर आपका 1000 से 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और कटिंग स्पीड आपकी लगभग 400 मीटर पर मिनट रखेंगे। नेक्स्ट, ये तो हमने आपको बताया था कि ब्रेजिंग ऑपरेशन इसको बनाएंगे। अगर यूकॉन मटेरियल का टूल बन जाए, एक मटेरियल आपका होगा यूकॉन, यूकॉन बस आपको याद रखना है कि यूकॉन मटेरियल का भी टूल बनता है। इसको डिस्कस करने का मेन मतलब यही है कि किस किस मटेरियल का टूल बनाते हैं। यूकॉन का बनाएंगे तो दिस इज न्यूबियम बेस्ड एलॉय डेवलप्ड बाय 50% कोलंबियम एंड 30% टाइटेनियम, 20% टंगस्टन। तो जो भी हमारा यूकॉन बेस्ड टूल बनता है वह न्यूबियम बेस्ड होता है, जिसमें 50% कोलंबियम, 30% टाइटेनियम और 20% टंगस्टन को मिलाकर यूकॉन टूल को बना। ये हमारा हो गया। इट इज सुटेबल फॉर कास्ट आयरन एंड स्पीड स्टील, कास्ट आयरन और स्पीड स्टील की मशीनिंग के लिए इसे यूज किया। ये हमारा हो गया। ये हमारे हो गए कुछ एलॉय हो गए, जैसे टूल मटेरियल हो गए, इनकी हमारी क्या है मेकिंग प्रोसेस। हाई स्पीड स्टील टूल को फोर्जिंग प्रोसेस से बनाते हैं, स्टेलाइट स्टील को कास्टिंग प्रोसेस से बनाते हैं, और हमने सीमेंटेड कार्बाइड अभी बताया पाउडर मेटलर्जी से बनाते हैं, यूकॉन टूल को रोलिंग प्रोसेस से बनाते हैं। इस ग्राफ को आपको याद करके जाना है, क्योंकि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि यूकॉन टूल को किस मेथड से बनाते हैं। यूकॉन से तो नहीं पूछा है, स्टेलाइट से पूछा है, हाई स्पीड स्टील से और सीमेंटेड कार्बाइड। तो ये हमारा। चलिए अब इसी तरीके से देखिए, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड है, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड के बाद डायमंड टूल है, डायमंड टूल के बाद कुछ मशीनेबिलिटी है, मशीनेबिलिटी की डिफिनेशन है, और साथ में हमारे कुछ सरफेस रफनेस से रिलेटेड हमारे फार्मूले हैं। देन आफ्टर हमारा क्या है, कटिंग फ्लूइड्स की हमने जो प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। तो ये सब हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे डियर, लास्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए माय डियर, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कुछ और टूल हमारे बचे हुए हैं, डायमंड हो गए, उन सब से रिलेटेड टॉपिक को करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।